Hello, my dear students. Welcome to Shoini's Biobook. Welcome to the next session of Biological Classification. तो चलिए देरी ना करके शुरुआत करते हैं and all the best for your NEET UG preparation and all other entrance examinations for which you are preparing. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था लिविंग के बारे में कि लिविंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फिर क्लासिफिकेशन का बेसिक्स हमने पढ़ा था और कुछ फेमस क्लासिफिकेशंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल टर्म्स की ओर। तो ये जो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स होते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था? टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये जो तीनों स्टेप्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से कौन-कौन कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे हम इसको डिफरेंट कह सकते हैं। उन सारी चीज़ों से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको एक नाम देते हैं जिसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं और फिर इसको क्लासिफाई करते हैं। तो यही है टैक्सोनॉमी की स्टेप्स। सो मैं यहाँ पर लेज़र पॉइंटर की यूज़ कर रही हूँ। तो टैक्सोनॉमी की स्टेप्स देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन का स्टेप। जो मैंने क्या बताया आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म based on its characteristics. Based on its characteristics. उसके बाद आता है nomenclature, यानी to find or assign its name, यानी अगर वो कोई नया ऑर्गेनिज्म है तो आप उसको जब आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर आप बेस करके उसको एक नाम दे रहे हो, यानी आप एक न्यू नेम असाइन कर रहे हो उस ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन अगर वो कोई पुराना ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, जिसकी ऑलरेडी लिस्ट है, तो उसके बारे में आप जब उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसको वो पुराना नाम से आप उसको उसकी पहचान दे रहे हो कि हाँ ये तो शिंकोना है, या फिर ये तो हमारा कॉफी अराबिका है, यानी कॉफी प्लांट है। अब कॉफी का कोई दूसरा स्पीशीज, कोई नया स्पीशीज आपने डिस्कवर कर लिया तो उसको आप एक नया नाम दोगे, तो वो होगा नाम असाइन करना, जो भी हो। ऑल इज पार्ट ऑफ द नोमेनक्लेचर। देन कम्स द क्लासिफिकेशन। उसको हम क्या करते हैं? उसमें टू ग्रुप द organism, to group the organism into particular category based on similar characteristics, यानी आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको एक नाम दिया, फिर आप देखोगे कि इसको आप कौन से ग्रुप में रख सकते हो। अगर वो कोई प्लांट है तो आप उसको प्लांट्स किंगडम में रखोगे, अगर वो एक एनिमल की जैसा कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, यानी अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, उसका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर होता है, उसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, तो इन सारी चीज़ों को देखकर आप उसको एनिमलिया में इंक्लूड कर दोगे। फिर एनिमल्स के अंदर वो कौन से फैमिली में होगा या फिर कौन से ग्रुप में आप उसको डालोगे, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, और ये फैमिली क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आप स्टेप्स के बारे में जानिए कि टैक्सोनॉमी के कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं। एक होता है आइडेंटिफिकेशन, एक होता है नोमेनक्लेचर और फिर होता है क्लासिफिकेशन। अभी ये जो पहला नाम मैंने लिखा है ना टैक्सॉन, ये टैक्सॉन के बारे में जानने से पहले थर्ड पॉइंट आप देख लो। वो क्या है? वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के आप जाते हो ना, जैसे स्टेप्स होते हैं सीढ़ी की,
ठीक वो जो 1 बाय 1 स्टेप्स, वो जो एक ऑर्डर होता है स्टेप्स का, ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन को, मतलब ऐसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन को हम कहते हैं हायरार्की, जिनमें बहुत से स्टेप्स होते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल आप मान लो वर्ल्ड, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड के अंदर क्या है, बहुत सारे कंटिनेंट्स है। वर्ल्ड के अंदर क्या है, बहुत सारे कंटिनेंट्स है। जैसे कि आ गया आपका एशिया, आपका आ गया अंटार्कटिका, आपका आ गया अफ्रीका। तो ऐसे कंटिनेंट्स है, 7 कंटिनेंट्स है हमारे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड को हमने डिवाइड कर दिया है 7 कंटिनेंट्स में, और उन 7 कंटिनेंट्स के हर एक कंटिनेंट्स में कंट्री होती है। जैसे कि अगर हम एशिया की बात करें, तो एशिया के अंदर इंडिया आता है, एशिया के अंदर चाइना आता है, नेपाल आता है, भूटान आ रहा है। तो ये सारे कंट्रीज़ कंटिनेंट के अंदर है, ठीक है ना? ठीक वैसे अंटार्कटिका के अंदर भी है, अफ्रीका के अंदर भी उनके अलग सिस्टम का, उनके कंट्री सिस्टम अलग है। और अगर आप कंट्री के अंदर आ जाओ, जैसे कि इंडिया की कंट्री के अंदर आप देखो तो उनमें स्टेट्स है। जैसे कि इंडिया की स्टेट्स देखो तो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बहुत गुजरात वगैरह बहुत स्टेट्स है। और फिर अगर आप ईच स्टेट को देखो, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल स्टेट को देखो, तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट है, कोलकाता है, पुरुलिया है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमें एक स्टेट में, हर एक स्टेट में मिलेगा। फिर उस स्टेट के अंदर अब आप देख लो, अगर ईस्ट मिदनापुर की स्टेट की बात करूँ मैं, तो उसके अंदर बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगे। तो ऐसे बहुत छोटे-छोटे म्युनिसिपैलिटीज़ होंगे। फिर उसके अंदर बहुत छोटे-छोटे विलेजेस होंगे, और हर एक विलेज में 100-200 घर होंगे। यानी हम पूरे एक सिस्टम को डिवाइड करते ये जो स्टेप्स है ना, वर्ल्ड, फिर कंटिनेंट, फिर कंट्री, फिर स्टेट्स, ये जो एक स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्या? हायरार्की। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हायरार्की। अब यही हायरार्की अगर टैक्सोनॉमी में किया जाए तो उसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आई थिंक आई एम क्लियर। अब ये वर्ल्ड के अंदर कंटिनेंट्स को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया? कंटिनेंट होने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वो एशिया में भी होगा, वो अंटार्कटिका में भी होगा, वो अफ्रीका में भी होगा। क्या होगा वो कंटिनेंट्स की क्वालिटीज़? कि उनमें भी डिविजन्स, कंट्रीज़ ऐसा होना चाहिए, और एक बेसिक लार्ज साइज़ उनको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, तभी उसको हम कंटिनेंट कह पाएँगे। फिर उसके अंदर देखो आप, एशिया के अंदर इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, इन सभी कंट्री का एक कॉमन कैरेक्टर होगा क्या? जैसे उनका एक कोई प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उनके अंदर भी छोटे-छोटे डिवीज़न, स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, उनके एक लॉ एंड ऑर्डर होंगे अलग। तो ये जो क्वालिटीज़ है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको हर कंट्री में देखने को मिलेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिन लोगों में देखने को मिलेगा, उनको हम कंट्री कैटेगरी में डाल देंगे। अब कंटिनेंट का तो कोई प्राइम मिनिस्टर होता नहीं है, तो इंडिया को हम कंटिनेंट नहीं कहेंगे, लेकिन इंडिया को हम कंट्री ज़रूर कहेंगे, और ठीक वैसे ही चाइना, नेपाल, भूटान, इनको भी कंट्री कैटेगरी में ही हम डालेंगे। तो बेस्ड अपॉन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हम चीज़ों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर रखते हैं। फिर उस कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरीज़ होते हैं, सब कैटेगरीज़ होते हैं। तो ये जो कैटेगरी और सब कैटेगरी में स्टेप बाय स्टेप इनको अरेंज करने का तरीका, इसको ही हम हायरार्की कहते हैं। अब चलिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की और टैक्सोनॉमिक हायरार्की में भी सेम होता है। पहले होता है एक किंगडम, जैसे कि आप मान लो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है? तो अब या तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम के अंदर रखेंगे या एनिमल किंगडम के अंदर। तो मान लो मैंने एक कोई भी प्लांट ले लो आप, एक हिबिस्कस का प्लांट ले लो, ठीक है? तो मैं हिबिस्कस एक पर्टिकुलर प्लांट है, हिबिस्कस तो एक पूरा किंगडम नहीं है, तो हिबिस्कस को हम कौन से किंगडम में रखेंगे?
प्लांट में, जैसे कि ये यहाँ पर देखो ईस्ट मिडनापुर, ये कौन से कंटिनेंट के अंदर है? एशिया के अंदर है, लेकिन एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये, लेकिन है तो एशिया के ही अंदर। तो हाईएस्ट कैटेगरी यहाँ पर वर्ल्ड है या फिर एशिया है, जो भी मानो आप। फिर लोएस्ट में आपको ईस्ट मिदनापुर, उसके भी अंदर उनकी म्यूनिसिपैलिटीज, विलेजेस वगैरह मिलेंगे। तो ठीक वैसे ही हिबिस्कस तो बहुत नीचे मिलेगा, लेकिन हिबिस्कस टॉप से देखा जाए तो ये सबसे पहले आएगा। हिबिस्कस का किंगडम क्या होगा? प्लांट किंगडम होगा। फिर अगर फाइलम में जाए कि अच्छा, ये फाइलम या फिर डिवीजन, ये दोनों टर्म मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि प्लांट के लिए हम डिवीजन टर्म का यूज करते हैं, एनिमल के लिए हम फाइलम टर्म का यूज करते हैं। तो हिबिस्कस का किंगडम होगा प्लांट, फिर उसका एक डिवीजन का हम नाम देंगे, फिर उसका एक क्लास का हम नाम देंगे, फिर उसका एक ऑर्डर का नाम देंगे, फिर उसका एक फैमिली का नाम देंगे, जैसे कि हिबिस्कस का फैमिली का नाम। मैं ये सब डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों की अभी आपको ज़रूरत है नहीं। तो फैमिली का नाम जैसे कि मैंने लिख दिया मालवेसी, तो फैमिली का नाम देंगे फिर हम हिबिस्कस के, और फिर उसका एक जेनस का नाम होगा। ये जो हिबिस्कस नाम मैं बोल रही हूँ ना, ये इसके जेनस का ही नाम है, हिबिस्कस। फिर हिबिस्कस के बाद भी कुछ एक उसका, जैसे कि हमारे नाम का एक नेम होता है, उसके बाद एक टाइटल होता है, वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म के भी जैसे एक नाम है और एक टाइटल है। तो वो जो नाम होता है उसको हम कहते हैं उसका जेनस नेम। जो फर्स्ट जो वर्ड होता है साइंटिफिक नेम का कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वो फर्स्ट वर्ड जो लिखते हैं उसको उसका जेनस नेम कहा जाता है। जैसे कि हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटीज होती है। जो एक नॉर्मल वैरायटी, नेटिव वैरायटी है इंडिया की, उसका जो स्पीशीज होता है, उस स्पीशीज का नाम होता है रोजा साइनेंसिस। तो ये रोजा साइनेंसिस हो गया इसका स्पीशीज, हिबिस्कस का एक पर्टिकुलर स्पीशीज। अब कोई दूसरा हाइब्रिड वैरायटी ले आओगे तो उसका स्पीशीज नेम बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। कभी कभी स्पीशीज के अंदर भी वैरायटीज होते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन ये जो साइंटिफिक नेम जब आप किसी चीज के देखते हो ना, उसका जो फर्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है उसका जेनस नेम। सेकंड जो वर्ड होता है उसका, वो होता है उसका स्पीशीज नेम। स्पीशीज नेम नहीं कहते हैं हम, सेकंड वर्ड को अगर बोले तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। क्या कहते हैं हम? स्पेसिफिक एपिथेट। यानी हिबिस्कस हो गया जेनस नेम और रोजा साइनेंसिस हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, यानी वो स्पीशीज का ही नेम होता है। तो इस हिसाब से हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस के अंदर 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 कैटेगराइज करते हुए आते हैं। तो इस अरेंजमेंट को ही कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हम कुछ ऐसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर आ गया काऊ। काऊ का किंगडम क्या है? प्लांटी तो नहीं है, एनिमेलिया है। उनका फाइलम क्या है? फाइलम है कॉर्डाटा। आप आगे जाके ये सारी डिविजन्स, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की डिटेल। कुछ फाइलम्स के बारे में आपको पढ़ना होगा कुछ क्लासेस के बारे में आपको जानना होगा, स्पेशली कॉर्डाटा फाइलम को जानना होगा, क्योंकि हम भी कॉर्डेट्स है, हमारे अंदर वर्टिब्रा है तो हम कॉर्डेट्स है। तो अभी काऊ को देखो तो किंगडम उसका एनिमलिया आता है, फाइलम कॉर्डाटा आता है, फिर उसके अंदर वो मैमल है, पता है हमको, तो मैमेलिया क्लास में आता है। तो मैमेलिया एक क्लास होता है, ठीक है ना? मैमेलिया एक क्लास होता है, जो मैमल्स नहीं होते वो किसी दूसरे क्लासेस में होते हैं। ऑर्डर, फैमिली बहुत कुछ है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। इनका जेनस नेम है बॉस और स्पेसिफिक एपिथेट है इसका टॉरस। तो स्पीशीज नेम अगर पूछा जाए तो बॉस टॉरस, ये पूरा का पूरा होगा उसका स्पीशीज नेम। स्पेसिफिक एपिथेट है सिर्फ ये सेकंड वर्ड, जो नाम का टाइटल है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। लेकिन अगर स्पीशीज, तो स्पीशीज जेनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों मिलके बनता है स्पीशीज नेम। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ स्पीशीज नेम, क्योंकि बॉस और टॉरस दोनों तो अलग अलग नहीं है, बॉस टॉरस मिलके ये गाय बन रहा है। तो ये गाय का पूरा नाम है बॉस टॉरस, तो वो स्पीशीज का नाम है वो बॉस टॉरस। और हमेशा स्पीशीज नेम के अंदर हम ऐसे अंडरलाइन करते हैं स्पीशीज नेम को, और वो भी एक मतलब एक साथ नहीं, दोनों वर्ड्स के अंदर अलग अलग दोनों वर्ड को अंडरलाइन करना है, एक साथ नहीं करना है, अलग अलग करना है।
तो काऊ का स्पीशीज नेम अगर पूछा जाए तो वो होगा बॉस टॉरस, लेकिन उसका जेनस नेम पूछा जाए तो वो होगा बॉस, और टॉरस ये है स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पीशीज नेम इक्वल्स टू जीनस प्लस स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, वैसे ही आ गया वेल का, शिंकोना का, जैसे शिंकोना का आ गया शिंकोना ऑफिसिनालिस। ये सब आपको अभी याद करने की, रटने की ज़रूरत है नहीं। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में पर्टिकुलर कुछ ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स डाले हुए हैं, आप चाहो तो उनमें से 2-3 याद रख सकते हो, लेकिन नॉर्मली एग्जाम्स में साइंटिफिक नेम्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम इस चैप्टर की लास्ट में या फिर क्लासिफिकेशन पढ़ाने के एकदम लास्ट में मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। वैसे ही देखिए ह्यूमन्स का, ह्यूमन का स्पीशीज नेम क्या है, हम क्या है, होमो सैपियंस। ह्यूमन की एक ही स्पीशीज है, हमारी जैसे कोई दूसरी स्पीशीज तो है नहीं वर्ल्ड पे, सारे ह्यूमन एक ही स्पीशीज है। हमारा भी किंगडम एनिमलिया है, कॉर्डाटा है, फाइलम क्लास है मेमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, ये सब आप बाद में समझोगे। पैरोट की देखो तो वो भी एनिमलिया में आता है, कॉर्डाटा में, लेकिन उनका क्लास हो गया एविस। सारे जो बर्ड्स होते हैं वो एविस क्लासेस में आते हैं। फिर इसका भी ऑर्डर, जेनस, स्पीशीज ये सब होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब याद करो, एकदम शुरुआत में मैंने क्लासिफिकेशंस के 3 मेथड्स के नाम मैंने मेंशन किए थे, आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल मेथड और फाइलोजेनेटिक मेथड। इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रही हूँ और एक साइड में ले रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। तो आर्टिफिशियल मेथड जो होता है, उस मेथड की जो प्रोपोनेंट थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस। यू हैव ऑलरेडी रेड हिज नेम, कैरोलस लिनियस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये जो नेम और टाइटल का जो ये सिस्टम चालू हुआ ना, ये चालू इन्होंने किया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम और टाइटल, यानी एक जेनस नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा, यानी एक स्पीशीज का नाम होगा जो दोनों वर्ड से बनेंगे। ये सिस्टम कैरोलस लिनियस ने चालू किया था, तो इसीलिए उनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का मेथड बताया था वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं, हम पर्टिकुलरली 2, 3 या 4 कैरेक्टर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने चूज किया था फ्लावर स्ट्रक्चर को, और फ्लावर के अंदर कितने स्टेमिन्स है, यानी स्टेमिन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो होते हैं, वो स्टेमिन नंबर कितने कितने स्टेमिन्स है, कितने कार्पेल्स है, कार्पेल्स यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इन सारी चीज़ों की नंबर्स के हिसाब से उन्होंने कुछ प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था, लेकिन वो रैंडमली सिलेक्टेड कैरेक्टर्स है। और इसके जो डिमेरिट्स है वो यही है कि पोटैटो देखो और ब्रिंजल देखो, फिलहाल ये दोनों एक ही जेनस में आते हैं, जो आलू और जो बैगन होता है, पोटैटो और ब्रिंजल दोनों एक ही जेनस में आता है अभी। लेकिन उन दोनों की अगर आप फ्लावर स्ट्रक्चर देखो एग्जैक्टली, अगर नंबर्स देखो फ्लावर की स्टेमन्स की, तो हो सकता है वो अलग चले जाए। कलर देखो फ्लावर की तो हो सकता है वो अलग हो जाए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स उन्होंने एग्जैक्टली, मैं जो एग्जांपल्स बोल रही हूँ एग्जैक्टली उसी एग्जांपल में ही ये प्रॉब्लम हुआ है ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम होती थी जब हम आर्टिफिशियली किसी चीज़ को क्लासीफाई करते, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड आर्टिफिशियल, बिकॉज देयर इज नथिंग नेचुरल। हम अपनी मर्जी से कैरेक्टर चूज कर रहे हैं, और वो भी सारे कैरेक्टर्स नहीं चूज कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेंथम और हुकर नाम के दोनों साइंटिस्ट्स ने दिए थे। आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिए थे। ऑप्शंस आएंगे तो बेंथम हुकर में आपको टिक लगाना होगा। उनमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ all kinds of morphological and anatomical कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। यानी वो भी एक, जो आप देख पा रहे हो विजुअली,
उसके हिसाब से ही आप क्लासिफाई कर रहे हो, लेकिन आप सारे कैरेक्टर्स ले रहे हो। उसके एनाटॉमी देख रहे हो अंदर से, उसकी मॉर्फ एनाटॉमी यानी जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं हम एनाटॉमी। और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं उसको कहते हैं हम मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी आप काट के, चीर के, इन सारी चीज़ों को देखकर आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आप उनको क्लासिफाई कर रहे हो। ये होता है थोड़ा-सा नेचुरल, क्योंकि आप रैंडमली 2-3 कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप सारे जो दिख रहे हैं विज़ुअली वो सारे कैरेक्टर्स आप ले रहे हो। तो ये हो गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन इनके भी डिमेरिट्स क्या थे कि कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो आप विजुअली नहीं देख पा रहे हो। विजुअली दोनों पेड़ सेम लग रहे हैं, विजुअली आपको दोनों एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक सेम लग रहा है, लेकिन हो सकता है उनमें कोई रिश्ता ही ना हो, वो बहुत दूर के रिश्तेदार हो। जैसे कि हम डेवलप्ड हुए थे अपने एंसेस्टर से, तो हमारे साथ एप का जो क्लोज कनेक्शन है, बाहर से देखोगे तो बहुत अलग लगेगा, लेकिन अंदर से देखोगे तो हम दोनों एक ही एंसेस्टर से डेवलप्ड हुए हैं ऑलमोस्ट। फिर अलग हो गया था एंसेस्ट्री लाइन, एप लाइक मैन का अलग हो गया था, एप का अलग हो गया था, लेकिन एकदम पहले की बात करो तो सेम एंसेस्टर थे हमारी, एप के, शिम्पैंजी के, गोरिल्ला के, एकदम फर्स्ट की बात करो तो दिखने में हम सब अलग है। तो विजुअली करोगे तो सबको अलग अलग क्लासेस में डाल दोगे, अलग अलग जीनस नेम दे दोगे, अलग अलग फैमिली दे दोगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम सब एक ही चीज़, एक ही ऑर्गेनिज्म से हम डेवलप्ड हुए हैं। तो इसीलिए सिर्फ आँखों का कोई भरोसा होता नहीं है, क्योंकि आँखें तो धोखा दे ही देते हैं। इसीलिए फिर आया द मोस्ट डेवलप्ड वन, दैट इज़ द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इनमें हम एंसेस्ट्री का हिसाब करते हैं, कौन एंसेस्टर है, किसके साथ हमारा लिंक है, और वो किस बेसिस पे हम करते हैं, डीएनए एनालिसिस, डीएनए, आरएनए, इनके स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस करके, डीएनए की मैचिंग करके हम पता लगाते हैं कि एंसेस्ट्री वाइज कौन कौन सिमिलर है, जो कि एक्चुअल कैरेक्टर होता है। सो इसीलिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट रियलिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और इनके दो प्रोपोनेंट के नाम याद रखना, एक है क्रॉनक्विस्ट, एक है ताख्ताजान। और इनका एक दूसरा नाम भी है फाइलोजेनेटिक का, क्लैडिस्टिकल। क्यों क्लैडिस्टिकल? क्योंकि ऐसे एंसेस्ट्री का ट्री बनता है। जैसे कि यहाँ पर कोई ह्यूमन का कोई ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गया, जो ह्यूमन की बहुत पुराने एंसेस्टर है, या फिर उससे भी पुराने रामापिथेकस आ गया। फिर ऐसे 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 उससे क्या डिवाइड हुआ, एप एक तरफ गया, मैन एक तरफ गया। मैं शायद ऑस्ट्रेलोपिथेकस की पोजीशन एकदम सही नहीं बोल पा रही हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उतना एक्यूरेटली मुझे याद नहीं है अभी। तो जो भी हो, मतलब एंसेस्ट्री से अब ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहा है, फिर उससे डिवाइड हो रहा है, ऐसे ट्री लाइक, एक ट्री की ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम कहते हैं क्लैडिस्टिकल ट्री। तो इसीलिए इसको क्लैडिस्टिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैरोलस लिनियस ने ये जो नेम और टाइटल की जो सिस्टम है उन्होंने चालू किया था। तो कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। और उसके साथ साथ ही ये देख लीजिए, ये जो टू वर्ड नेमिंग सिस्टम, इसको हम कहते हैं क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि दोनों नाम से। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स ह्यूमन, शिंकुना, टाइगर के यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसका जो रूल्स है नोमेनक्लेचर का, और इससे और भी चीज़ें जुड़ी हुई है जिसके बारे में हम आगे जानते रहेंगे। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो याद रखना है, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने अपनी फिलोसॉफिका बॉटनिका की बुक में पहले उनकी जिक्र की थी। उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की फर्स्ट फर्स्ट पब्लिशिंग हुआ था फिलोसॉफिया बॉटनिका में 1751 में। इनके बुक थे ये लिनियस के। फिर उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी लिखी, स्पीशीज प्लांटरम लिखी। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात की, यानी एनिमल्स की नोमेनक्लेचर, वो भी बाइनोमियल सिस्टम। स्पीशीज प्लांटरम में उन्होंने प्लांट्स की नोमेनक्लेचर की। तो ये सारी बुक्स के नाम आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए बना के रखी है एज यूजुअल, जो मैं बनाती हूँ। तो इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देती हूँ एक बार, मैं इसको पढ़ दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, चार ऑप्शंस है, टू वर्ड्स इन नेम ऑफ स्पीशीज, टू नेम्स लोकल एंड स्पेसिफिक,
2 नेम्स ऑफ स्पीसीज, 2 फेजेस, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब ये भी देखो ये कौन सी एग्जाम में आए हुए थे, ये सारे PYQs है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और भी PYQs मैं आगे कराती रहूंगी आप लोगों को, तो ये एग्जाम के नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है। विच वन इज नॉट अ कैटेगरी, मालवेसी, जेनस, फैमिली, किंगडम। तो ये कैटेगरी जो होते हैं, ओके आई मिस्ड वन थिंग, वेरी सॉरी। यहाँ पर हाँ, ये जो एक एक कैटेगरी, यानी कि किंगडम एक कैटेगरी है, फाइलम या डिविजन ये एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, यानी ये ग्रुप्स को ही हम कैटेगरी कहते हैं, ऑर्डर एक कैटेगरी हो गया। तो ये कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिकली जो नाम दिए रखे हैं हमने वो है टैक्सॉन। ओके, ग्रुप वाइज इसको हम टैक्सॉन, यानी किंगडम एक टैक्सॉन है, क्लास एक टैक्सॉन है, ऑर्डर एक टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है। तो ये सारे एक कैटेगरीज को, हर एक कैटेगरी को हम टैक्सॉन कहते हैं। ओके, सिंपल सी बात थी जो मैं छोड़ गई थी। तो यहाँ पर कौन सा कैटेगरी नहीं है ये आपको बताना है, कैटेगरी कौन सा नहीं है। ओके, देन साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट फैमिली कौन सी वर्ड से एंड होती है, मैंने जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनसे आप ये कर सकते हैं। बायोसिस्टमेटिक्स टर्म किन्होंने फर्स्ट दिया था, ये भी मेरी पढ़ाई में है, आप देख लेना। और करेक्ट ऑर्डर, ये जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का ऊपर से नीचे तक करेक्ट ऑर्डर आपको याद रखनी पड़ेगी, किसके बाद कौन सा आता है। ये रीअरेंज हो गया तो गलत हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो ये 5 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू। आई होप यू हैव एंजॉयड माय क्लास। फिर मिलेंगे कोई दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और कुछ और PYQs को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, एंड अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो मुझे ज़रूर बता देना, लाइक के थ्रू के और सब्सक्राइब के थ्रू में। फिर मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने ला पाऊंगी। थैंक यू। हैप्पी